आज के ई व्याख्यान के अंतर्गत हम आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के बारे में बात करेंगे। यह हमारे समाजशास्त्र मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में और तृतीय वर्ष के भी द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम इन इकाइयों को लेते हैं। इसमें आधुनिकीकरण और उसके बारे में हम बात करेंगे और कुछ संक्षेप में हम वैश्वीकरण के बारे में भी आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम बात करेंगे। आधुनिकीकरण का लक्ष्य आर्थिक संपन्नता और राजनीतिक स्थिरता लाकर देश को विकसित करने और आगे बढ़ने में सहायता देना है। अतः इससे नियोजित सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम अपने लक्ष्यों को समयबद्ध योजनाओं द्वारा प्राप्त कर सके। अर्थात आधुनिकीकरण का जो लक्ष्य है वह है सामाजिक बदलाव के लिए। आधुनिकीकरण के अच्छे परिणामों के साथ साथ इसका दूसरा पक्ष भी है। आधुनिकता से अतीत से स्वप्रेरित पृथकता नवीन भावों की अन्वेषण की प्रक्रिया है। आधुनिकता अतीत से एक स्वप्रेरित उससे अलग होकर और एक नवीन भावों की अन्वेषण की प्रक्रिया को आधुनिकता कहते हैं। प्राचीन समय में अंधविश्वासी रूढ़िवादी परंपरागत व्यक्तियों और दूसरी ओर प्रगतिवादी विचारधारा वाले व्यक्तियों से बना था। विभिन्न युगों में रूढ़िवादी और आधुनिक दोनों प्रवृत्तियों के विकास का कारण यह है कि मनुष्य अलग अलग सामाजिक दायरों में सोचता और कार्य करता है। मनुष्य ने धीरे धीरे विकास किया। आज जिसे हम रूढ़ि कहते हैं वह प्राचीन काल में आधुनिकता की सूचक रही होगी। विकसित देशों में किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति को अगर किसी दूसरे देश में भेजा जाए तो वह आधुनिक कहलाएगा। अर्थात आधुनिकता सापेक्ष है। आधुनिकता तिथियों पर नहीं बल्कि दृष्टिकोण पर निर्धारित रहती है। शहरीकरण से आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। इसके बाद औद्योगिक क्रांति से इसमें व्यापक प्रगति हुई। सामाजिक स्तर पर रहन सहन के ढंग में काफी परिवर्तन आया। विद्रोह और मुक्ति का रूप पहले से कहीं और अधिक उग्र होता गया। अर्थात आधुनिकीकरण जो है, विद्रोह शुरू में राजवंशों के विरुद्ध होते थे, लेकिन धर्म और सामाजिक मर्यादा के कारण उनमें दृढ़ निष्ठा की भावना थी। आधुनिक युग में यह भावना समाप्त होती जा रही। यह भावना न केवल शिक्षक बल्कि आधुनिकता की प्रक्रिया में प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति में समाप्त होती जा रही। आधुनिक समाज में कुछ अभाव होते हैं जिससे रूढ़िवादिता को संतुष्टि मिलती है। आधुनिकता का संकट इतना सशक्त है कि वह व्यक्ति के विचार प्रवाह में बाधा डालता है। आधुनिकता से मनुष्य में असंतुष्टि उत्पन्न होती है। आधुनिक मानव की स्थिति त्रिशंकु के समान होती है, जहां अर्थ का कोई सिद्धांत नहीं है और घटनाओं का कोई मूल्य नहीं है। अर्थात अर्थ का कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नैतिक संस्था नहीं है जिससे वह राय ले सके। अर्थात आधुनिकीकरण जो समाज है उसमें भौतिक, राजनीतिक, आर्थिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त विश्व के कोई भी पदार्थ व्यक्ति को आकर्षित नहीं करते। अर्थात उसका कंसंट्रेशन भौतिक, राजनीतिक और आर्थिक आवश्यकताओं पर अधिक रहता है। आधुनिकता ये एक विशाल सभ्यता का अंग मात्र है जिसे उस प्रक्रिया के अनुसार चलना पड़ता है। आधुनिकीकरण में अपने तन मन को पुराने समय के आधार पर बदल दिया जाता है और आधुनिक युग की अनिवार्यता उतनी ही पीड़ादायक और विडंबनापूर्ण है। आधुनिक व्यक्ति उससे बच नहीं पाता है। उसकी सहज श्रद्धा और व्यवस्था की श्रृंखला में बदल गई है। सब कुछ उसकी इच्छा पर निर्भर होता है। तो आधुनिकीकरण जो है, आधुनिक व्यक्ति प्रवासी है जो परिवर्तनमय समाज में रहता है और विरोधी परंपरा को ग्रहण करता है। वह हर बात को तर्क की तुला पर तोलता है। प्राचीन काल के समाज की भांति तर्क का कोई स्थान नहीं होता था। पुराने समय में आत्मिक भावों, कठोर नियमों पर अधिक बल दिया जाता था, परंतु वर्तमान में उसकी तार्किकता काफी हावी है। प्राचीन समाज आदर्शों पर टिका हुआ था। इस प्रकार की व्यवस्था वाले प्रश्न में यह था कि गूढ़ प्रश्नों पर वाद विवाद होता था। मृत्यु के बाद जीवन को माना जाता था। परंतु आधुनिकीकरण के कारण क्या है कि इन चीजों में काफी बदलाव आ रहा है। आधुनिक भाव कृत्रिम, ऊपर से उड़े हुए, उलझे हुए और अपरिहार्य है। आधुनिक सभ्यता के संबंध में बात करते समय हमारा ध्यान महानगर या नगरीय संस्कृति की ओर केंद्रित होता है।
आधुनिक सभ्यता की प्रक्रिया में महानगरों के जीवन में यांत्रिकता आ गई है। यहाँ की आर्थिक संपन्नता लोगों को शहरों की ओर भागने को प्रवृत्त कर रही है। गांव में किसान कार्य करते थे, जुताई रुपाई आदि करते थे और सभी कुछ प्रकृति पर निर्भर था। परंतु शहरीकरण के कारण जो है बौद्धिक विलास हो गया है, सुविधाएं आ गई है और सुविधाओं के कारण क्या है कि व्यक्ति जो है उसका सोच काफी बदल गई है। आधुनिकता का सीधा प्रभाव मानव के जीवन पर पड़ता है। इससे उसका जीवन एकाकी हो गया है और एकाकी होने के कारण जो है वह काफी कुछ जो है अन्य समस्याओं को भी जन्म देता है। हम ये देखते हैं कि अतीत के आविष्कारों से विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण चिकित्सा, व्यापार, परिवहन, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है और इस प्रगति के फलस्वरूप विश्व के कई देशों के ऊपर पाश्चात्य देशों का प्रभुत्व स्थापित हुआ है। भारत में भी अमेरिका, यूरोप के आदि देशों ने अपना प्रभुत्व जमाया। उन्हें आदर्श मानकर अनुकरण उनका किया जाने लगा। भारत में भी इन देशों की बढ़ती प्रतिष्ठा के कारण पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को अपनाने की एक होड़ थी चालू होगी। भारत के साथ अन्य देशों में भी आधुनिकीकरण और पाश्चात्यीकरण, पश्चिमीकरण की बयार बहने लगी। इसके साथ ही विकसित हुए प्रत्येक प्रचलन एवं खोजों को भी पाश्चात्यीकरण और पश्चिमीकरण रूप माना जाने लगा। धीरे धीरे आधुनिकीकरण और पाश्चात्यीकरण को एक ही माना जाने लगा। आगे चलकर पाश्चात्यीकरण के कई दोष सामने आने लगे और आधुनिकता में भी पाश्चात्यीकरण का प्रभाव दिखाई देने लगा। इस स्थिति को दूर करने के लिए कई विचारकों ने इस तथ्य को सामने लाया कि आधुनिकीकरण और पाश्चात्यीकरण एक नहीं है, अर्थात पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण एक नहीं है बल्कि यह अपितु एक दूसरे से भिन्न है। इस भिन्नता को समझने के लिए इस तथ्य पर काफी गहराई से हमको विवेचन और चिंतन करने की आवश्यकता है। मनुष्य जब परंपरागत विचारों, कार्यों, पद्धतियों और जीवन शैली को प्रभाव समयपूर्ण एवं अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसमें नए सोच, विचार, तकनीकी का समावेशन करता है तो यह प्रक्रिया आधुनिकीकरण का रूप ले लेती है। अर्थात परंपरागत विचारों, कार्यों, पद्धतियों और जीवन शैली को प्रभावी और समय अनुसार अर्थपूर्ण बनाने के लिए जब उसमें नए विचारों, नई सोच एवं तकनीकी का समावेश होता है तो इस प्रक्रिया को मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण कहा जाता है। जबकि पाश्चात्यीकरण का अर्थ है कि जो हमारे पृथ्वी का जो गोलार्ध है उसमें पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जो मुख्य देश है, जो फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली और अमेरिका है, इनका जो प्रभाव अन्य देशों में पड़ता है इसको पाश्चात्यीकरण कहा जाता है। क्योंकि इन देशों ने मूल रूप में प्राचीन समय में वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में बहुत अधिक प्रगति की और इन्हीं के वर्चस्व से संपूर्ण विश्व में जो है इनका प्रभाव स्थापित हुआ। इनकी सफलता और विकास से प्रभावित होकर बाकी देश भी इनका अनुकरण करने लगे और इनकी सभ्यता और संस्कृति को अनुकरण करते हुए अपनाने लगे। इन देशों की वैज्ञानिक सोच एवं पद्धति को अपनाने के साथ साथ इनके रहन सहन, वेशभूषा, खान पान तथा दिनचर्या को भी अपनाने लगे। ऐसा कहा जा सकता है कि पश्चिमी देशों की सभ्यता अर्थात जो पश्चिमी देश है उनकी सभ्यता, संस्कृति और उसका अनुकरण और उसको आत्मसात करने की प्रक्रिया है वही पाश्चात्यीकरण के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि दोनों अवधारणाएं जिसमें पाश्चात्यीकरण और आधुनिकीकरण दोनों एक नहीं अपितु एक ही प्रकृति और प्रक्रिया से विकसित दो तत्व, अर्थात आधुनिकीकरण और पाश्चात्यीकरण दोनों को हम एक अवधारणा नहीं मान सकते। ये अवधारणाएं एक ही प्रक्रिया एवं प्रकृति से विकसित दो भिन्न तत्व है। हालांकि इन दोनों में काफी समानता है जिसके कारण इन्हें एक मानने की कई बार त्रुटि हम कर लेते, किंतु बारीकी से गौर करने के बाद हम पाते हैं कि इन दोनों के मध्य काफी विषमताएं हमें दिखाई देती है। समानता की अगर दोनों में बात करें तो वर्तमान काल की प्रक्रियाएं हैं जो वैज्ञानिक उन्नति के कारण प्रकाश में आई है। पाश्चात्य देशों द्वारा आधुनिकीकरण को अधिक तीव्रता से अपनाया गया, वे आधुनिकीकरण के पर्याय हो गए। अर्थात जो भी आधुनिकीकरण हुआ वह अधिकांशतः पाश्चात्य देशों में हुआ। आधुनिकीकरण और पाश्चात्यीकरण को इसलिए एक पर्यायवाची रूप में मान लिया गया था। वस्तुतः अगर वास्तव में हम देखें तो आधुनिकीकरण की जो आधुनिक अवधारणा का जो विकास है
पश्चिमी जगत से ही हुआ, इसलिए पश्चिमीकरण को आधुनिकीकरण मान लिया गया। इस प्रकार अगर कहा जाए तो दोनों में भिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आधुनिकीकरण आधुनिक समय की अवधारणा पर आधारित होने के कारण काल तत्व का आधार है। आधुनिकीकरण प्रकृति की परिवर्तनशीलता के कारण ऊर्जा प्राप्त करता है। आधुनिकीकरण की उत्पत्ति किसी भी देश में होने वाले नवाचार से संभव है। आधुनिकीकरण में सदैव नई प्रक्रिया का समावेश रहता है और आधुनिकीकरण अपनाने से इसकी प्रक्रिया उस देश को गौरवान्वित करती है। पश्चिमीकरण पश्चिम से संबंधित जो देश है उनसे संबंधित अवधारणा है। पाश्चात्यीकरण की जो भी दिशा है वो पाश्चात्य देशों पर निर्भर करती है। पाश्चात्यीकरण पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति जीवन शैली को अपनाकर ही संभव है। पाश्चात्यीकरण एक रूढ़ भाव है जो पुरातन भी हो सकता है। तो आधुनिकीकरण और पाश्चात्यीकरण में फर्क है और दोनों को एक नहीं माना जा सकता। तो इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में हमने प्रारंभिक तौर पर आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के ऊपर जो है संक्षेप में बात की।